नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल है को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि आज आपका पार्ट 13 हो जाएगा। इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछे गए सारे सवाल का अध्ययन करते हैं, जो कि हम लोग प्रत्येक दिन 6 शिफ्ट का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पे आपको इंग्लिश में टाइप करना है POINT पॉइंट, उसके बाद 0 लगा दीजिए। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम अपने वीडियो का लिंक और PDF वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको बता दें कि अगर यदि आप भी न्यूमेरिकल में अपना पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, प्रत्येक दिन अपने सेट को उठा के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। अगर यदि वो आप कर पाते हैं तो वैसा किया कीजिए। अगर यदि उसमें करने में आप असमर्थ है तो कम से कम ये आधे घंटा का वीडियो देख लिया कीजिए, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर यदि जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बैठिएगा तो आपको कितना टाइम लगता है, और वही टाइम को अगर यदि आपको बचाना है तो कम से कम ये आधा घंटा का वीडियो को देख लीजिए। और क्योंकि इसमें होता है कि प्रत्येक दिन सवाल रिपीट कर रहा है, तो वो सवाल जब रिपीट कर रहा है तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, आपको पीछे का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए बिना देर किए हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम लोग एक ही सूत्र जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। दर मतलब कि समय से भाग देना, उसी को दर कहा जाता है। यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। धारा आपको दिया हुआ है 0.75, आवेश निकालना है, और समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 मिनट। 9 मिनट दिया हुआ है, इसको सेकेंड में बदल लीजिए। 9 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कीजिए। उसके बाद यहाँ से दशमलव जब खत्म कीजिएगा तो आपका नीचे 2 शून्य आ जाएगा, यानी 100 हो गया। 25 दिया आपका 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। उसके बाद देखिए कि 4 से इधर 15 चौके 60 कटा दीजिए। उसके बाद 9 गुना 3 और गुना 15 कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 405 कूलम्ब। आवेश को कूलम्ब में मापा जाता है। Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है। Mn मैग्नीज हो गया। मैग्नीज का अगर यदि परमाणु संख्या की बात किया जाए तो वो 25 होता है। तो मैग्नीज क्या हुआ, 25 हुआ, तो जिगजैग लाइन के बाएं साइड आ गया। बाएं साइड आ गया तो वह क्या है, धातु है। धातु क्या होता है, धातु होता है क्षारीय होता है, और अधातु जो होता है वह अम्लीय होता है। तो यहाँ मैग्नीज के अम्लता का सही बढ़ता क्रम बताना है। तो अम्ल जिसमें ज़्यादा होगा उसका अम्लता ज़्यादा होगा, जैसे कि मैग्नीज तो क्षारीय है। उसमें ऑक्सीजन देखिए कि जिग जैग लाइन से दाएं साइड है, यानी कि अधातु है। अधातु जो होता है अम्लीय होता है। अब इसमें जितना अधातु मिलेगा उतना वह अम्लीयता बढ़ेगी, जैसे कि मैग्नीज MnO। तो यहाँ एक अधातु मिल रहा है यानी ऑक्सीजन, तो इसकी अम्लता थोड़ी कम होगी। उसके बाद MnO2 थोड़ी ज़्यादा अम्लता हो जाएगी। उसके बाद फिर देखिए Mn2O7 यानी कि ऑक्सीजन देखिए यहाँ 7 मिल गया, तो इसमें अम्लता और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो इस कारण यहाँ क्या हो जाएगा, इस क्रम में हम लोग इसको लिख लेंगे। यहाँ Mn मैग्नीज धातु है जो कि क्षारीय है, और ऑक्सीजन जो अधातु है जो कि अम्लीय होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई तो अम्लीयता बढ़ता गया। अगला देखिए, कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। गति के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाता है। और अगर यदि पूछा जाए कि ऊंचाई के साथ कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि इसमें mgh होता है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है तो कार्य क्या होगा, तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब अगर यदि लंबवत है तो थीटा कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बना लेगा। तो वर्क के बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। cos थीटा 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अगर यदि हम लोग इसमें 0 से गुना करें तो पूरा मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए कोई कार्य नहीं होगा। अगला है कि 1 बिलियन में पानी के 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 46 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो बिलियन की सांद्रता बराबर क्या होता है, मिलाए गए पदार्थ की मात्रा बटे टोटल गुना 100। इसको जोड़ के आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 12.57%। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्व के डॉट समान होते हैं। समूह जैसे कि ये ग्रुप पूछा जा रहा है, ऊपर से नीचे वाला जो होता है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। यानी एक समूह में, जैसे कि पहला लिए क्षारीय धातु वाला, उसका
पूरा का पूरा समूह का क्या समान होता है, तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे हम लोग पहला ग्रुप लेते हैं इसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो लिथियम 2 और 1 बाह्यतम कक्षा में 1 हो गया, और सोडियम 2 8 1 बाह्यतम कक्षा में 1 हो गया, और पोटेशियम 2 8 8 1 यानी कि बाह्यतम कक्षा में 1 हो गया, यानी कि सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, समान हो गया। अगला है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ देखिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अगर यदि हम लोग को चाल मिल जाए, चाल तो दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, तो लेकिन क्या करना है, सिर्फ हम लोग को या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 से 18 8 44 से, तो यानी कि 8 पंचे 40 मीटर पर सेकंड आ गया। दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया। तो दूरी आपको निकालना है, चाल हो गया 40 मीटर पर सेकंड गुना समय 20 सेकंड दिया हुआ है, तो आपका कितना हो जाएगा, 800 मीटर आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए कि संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डॉट के बराबर होती है। तो संयोजक कोष जो होता है बाहर वाला साइड, यानी कि मतलब कि अपने आप को अस्थाई प्रदान करने के बाद जो बचता है उसी को संयोजक कोष कहा जाता है। जैसे कि देखिए कि यहाँ सोडियम लेते हैं एग्जांपल में, सोडियम का क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ देखिए 2 ये तो पूरा है, 2 और 6 8 ये भी पूरा है, तो यहाँ क्या बच गया 3s1। तो यहाँ देखिए कि संयोजक कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है। तो इसका मतलब है कि ये किस समूह में है, एक समूह में, यानी कि एक वाला I1 वाला में। उसके बाद मैग्नीशियम जैसे लेते हैं तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, इसको तोड़िए 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो इसमें देखिए कितना बचा, 2 बचा, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये I2 वाला दूसरा ग्रुप में आ गया। उसके बाद देखिए क्लोरीन ले लेते हैं सबसे लास्ट वाला, तो इसको तोड़िए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो यहाँ देखिए कि कितना बचा लास्ट में 5 ये और 2, क्योंकि इधर देखिए 2 और 6 2 8 ये दोनों तो अस्थायित्व प्रदान कर चुका है। ये 5 2 कितना बचा 7 बचा, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये किस ग्रुप में आएगा, 7 के ए में आएगा। 7 का ए कौन सा ग्रुप है, 17वां ग्रुप है। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डॉट के बराबर होती है, समूह संख्या के बराबर होती है कि किस समूह में है। उसके बाद देखिए कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर इसका भार क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यानी 1000 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हीलियम में ध्वनि की चाल 965 मीटर पर सेकंड जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल हाइड्रोजन में कितना होता है, तो हाइड्रोजन में होता है 1269 मीटर पर सेकंड, ये हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग को निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड की चाल बढ़ती है। तो देखिए 1 डिग्री पर 0.61 मीटर पर सेकंड, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.61 गुना 25 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना 15.25 मीटर पर सेकंड, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह चाल बढ़ गया। तो जब ये चाल बढ़ा तो अब देखिए आपको क्या करना है कि पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो चाल दिया हुआ था उसमें से इस 25 डिग्री सेल्सियस वाले चाल से जो बढ़ा हुआ मान निकला है उसको जोड़ दीजिए। तो जैसे कि हाइड्रोजन का 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितना था 1269, उसमें से 15.25 जोड़ दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1284.25। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल के 1284 मीटर पर सेकंड इसका दिया हुआ है। आपका आंसर ये सही है, दोनों सही है।
100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में डॉट यूनिट ऊर्जा की खपत होती है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, वाट, कितना वाट का बल्ब जलाया जा रहा है या पंखा चलाया जा रहा है, और संख्या उसका ले लेना, क्या को पंखा चलाया जा रहा है, कितना बल्ब जलाया जा रहा है। उसके बाद समय ले लेना, समय आपका दिन में, महीना में, साल में, वर्ष में, हर चीज़ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1000 से आप भाग दे दीजिएगा इसको यूनिट में बदलने के लिए। देखिए कि 100 वाट का बल्ब था, प्रत्येक दिन 8 घंटा चलता था, एक सप्ताह का बोला गया है। उसके बाद 1000 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 5.6 यूनिट। अगर यदि आप इसको दूसरे भाषा में देखना चाहें तो देखिए कि एक दिन में खपत कितना हुआ, 100 वाट का 8 घंटा प्रत्येक दिन चला, तो आपका कितना हो गया, 800 वाट घंटा खपत हो गया। उसके बाद एक दिन में अगर यदि इसको हम लोग किलोवाट घंटा में बदलना चाहे तो 1000 से भाग देना होगा। 1000 से जैसे भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.8 किलोवाट घंटा। ठीक, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। तो ये हो गया एक दिन में 0.8 किलोवाट घंटा। तो अब हम लोग को 7 दिन में निकालना है, 7 से इसको गुना कर दीजिए, 7 8 56, यानी कि 5.6 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद देखिए 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुना आवेश। तो कार्य निकाल लेना है, विभवांतर गुना आवेश, 11 × 5 = 55 जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक, अगला देखिए कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो कार्य हम लोग क्या कैसे निकाल लेंगे, वर्क बराबर mgh। ठीक है, mgh से निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए कि यहाँ सिर्फ यही ध्यान देना है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को हम लोग को मीटर में रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि mgh, m हो गया 50 kg और g का मान हो गया आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 44 सीढ़ी चढ़ रहा है, प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो देखिए 44 गुना 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए। उसके बाद इसको जब आप हल कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 330 वाट आ जाएगा। ठीक, चूंकि शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है, आयतन को v से सूचित किया जाता है, तो m बटे v हो जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। आवेश का हो जाता है कूलम्ब और समय का हो जाता है सेकेंड, यानी कि कूलम्ब प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है, इसे a से सूचित किया जाता है। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो वही शक्ति बराबर कार्य बटे समय हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ यही ध्यान देना है कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में बदल देना है। आप इसको पुट कर दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। उसके बाद देखिए 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिनों में उपयोग की गई ऊर्जा की इकाई ज्ञात कीजिए। तो वही ऊर्जा बराबर वाट गुना संख्या गुना समय बटे 1000 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा। अगला देखिए कि CO2 का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो CO2 का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, तो CO2 का परमाणु द्रव्यमान देखते हैं पहले कितना कितना होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूना 32, 32 और 12 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 44। उसी को 44 म्यू लिखा जाता है, यानी परमाणु द्रव्यमान को। उसके बाद 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुना आवेश। तो विभवांतर आपको 10 दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है 5 कूलम्ब, 10 × 5 = 50 जूल आपका कार्य हो जाएगा। अगला है किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को डॉट कहते हैं, उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि ऊंचाई पर जब आप उसको रख दिए तो अब गुरुत्वाकर्षण क्या सोच रहा है कि उसे अपनी ओर खींचे। जैसे ही वहाँ से उसको अगर यदि किसी सहारे से रखा गया है तो जैसे ही उसको हटाइएगा तो वो गुरुत्वाकर्षण की ओर आएगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद औसत शक्ति किसके बराबर होती है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। जिस प्रकार औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो उसी प्रकार यहाँ औसत शक्ति बराबर क्या होगा, तो शक्ति बराबर पहले देखिए
कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो यानी कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कार्य भी तो एक प्रकार से ऊर्जा ही हुआ, ठीक है। चूंकि ऊर्जा देखिए स्थितिज ऊर्जा में mgh लगाते हैं और कार्य भी निकालने के लिए mgh करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा अब बटे कुल समय कर दीजिएगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, औसत शक्ति कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डॉट में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व को रखा जाता है। 2, 8, 6, तो यानी 2, 8, 10, 6, 16। 16 किसका परमाणु संख्या है, 16 सल्फर का है। सल्फर को किस समूह में रखा गया, यानी कि ग्रुप पूछा जा रहा है, ऊपर से नीचे वाला वर्ग। तो यानी कि सल्फर को रखा गया 16वां ग्रुप में रखा गया। अगर यदि वही आवर्त पूछा जाता तो आवर्त कौन सा हो जाता, तीसरा आवर्त में रखा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा। तो यानी कि देखिए धारा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो धारा आपका दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, आवेश निकालना है और समय दिया हुआ है 8 मिनट दिया हुआ है। इसको सेकेंड में बदल लीजिए, 8 × 60, उसके बाद क्रॉस गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 240 कूलम आ जाएगा। आवेश को कूलम में मापा जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए उत्तल लेंस में होता है, एक होता है f1, एक होता है f2, एक हो जाता है 2f1, एक 2f2। तो देखिए कि ये बीच में पोल हो गया, ओ बिंदु जिसे कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे जो कि समान आकार का बने। तो वस्तु को आपको 2f1 पे रखना होगा। तो 2f1 पे रखने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जैसे ही रेखा आएगी तो वह मुड़ के कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। उसके बाद दूसरा, अगर यदि हम लोग पोल से ही रेखा को गुजारते हैं, ठीक, तो वह जाके कहाँ कटती है, तो वह जाके 2f2 पर कटती है। यहाँ देखिए कि 2f1, यहाँ 2f2, तो यानी कि समान आकार का बना लेकिन उल्टा बना, ठीक। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब 2f2 पर बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और समान आकार का बना। तो वही तो पूछा गया था, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो 2f1 पर रखना चाहिए। इसके बारे में, उत्तल लेंस के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, शायद कल वाला ही वीडियो में था। उसके बाद कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा हाफ mv², ठीक। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो आपको धारा दिया हुआ है 0.5 आवेश, उसके बाद इसको आप हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी क्रॉस गुना करके, ठीक। कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डॉट का निर्माण उत्पाद के रूप में करता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब वह जल से अभिक्रिया करता है तो बना लेता है CaOH का होल 2, जो कि कास्टिक चूना होता है, ठीक। तो अगला देखिए, गति के समीकरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है। तो गति का समीकरण 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि देखिए कि आप जोन पहले जानते हैं उसको पहले छटिए। जैसे पहला समीकरण क्या कहता है, v बराबर u प्लस AT, ये तो सही है, ठीक। उसके बाद दूसरा कहता है कि s बराबर UT प्लस हाफ AT², ये भी सही है। तीसरा कहता है कि v² बराबर u² प्लस 2as होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए कि यहाँ देखिए कि v² बराबर इस u² को ये साइड लेते आइए, तो क्या लिखिएगा इसको, u² प्लस 2as अब बराबर v² बच गया, ठीक। तो ये तो सही हो गया, ठीक। लेकिन अब पूछ रहा है कि कौन सा गलत। तो यहाँ देखिए 2as इधर भी है, v² माइनस u²। तो अब देखिए कि अगर यदि आप इसको v² को ये साइड लाते हैं तो यानी कि v² लिखिएगा, उसके बाद बराबर u² ठीक ठाक है। उसके बाद जैसे ही इधर से 2as जाएगा, प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जो कि 2as माइनस में नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 0.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो आवृत्ति यानी कि
आवृत्ति बराबर हो जाता है वेग बटे तरंग दैर्घ्य। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति क्यों होता है, तो यहाँ देखिए कि अगर यदि किसी ध्वनि को संचारित किया जाए तो देखिए कि आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति होता है कि प्रत्येक सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया, यानी जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक में एक चक्कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक में एक चक्कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक में एक चक्कर, यानी एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया। तो जब एक सेकंड में मान लिया जाए एक चक्कर को पूरा करने में कुछ सेकंड लगा, तो वो एक चक्कर जो होता है वही उसका तरंग दैर्घ्य हो जाता है। क्योंकि अगर यदि देखिए कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आया, तो तरंग दैर्घ्य को कहाँ से मापा जाता है, ये बीच से मापा जाता है। ठीक है, ये बीच और ये बीच का, यानी कि दो रिंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो यानी यहाँ बीच से मापा जाता है, तो इसको ये लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहा गया। तो ये साइकिल जो पूरा हो रहा था यहाँ से पूरा हो रहा था। ठीक, तो एक यानी कि सर्कल पूरा होने में जितना दूरी तय किया गया तो उसी को क्या कहा गया, तरंग दैर्घ्य कहा गया। तो देखिए कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर हमको होना चाहिए क्या, दूरी बटे समय होना चाहिए। तो दूरी बटे समय, अगर यदि हम लोग आवृत्ति देखते हैं तो आवृत्ति क्या है कि एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया, तो एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा किया गया यानी कि चक्कर बटे समय। समय तो यहाँ आपका नीचे है ये, लेकिन यही है कि ये समय जो है एक सेकंड है, तो एक का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए चक्कर, तो वही प्रत्येक चक्कर क्या है कि एक तरंग दैर्घ्य है। ठीक, तो एक तरंग दैर्घ्य गुना प्रत्येक चक्कर गुना कीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, दूरी आज निकल जाएगा। तो और समय से भाग दीजिएगा तो आपका वेग निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यह एक नीचे है तो एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए आपका लिखा जाता है कि वेग बराबर क्या हो जाता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति हो जाता है। तो देखिए कि अब आपको दिया हुआ है क्या, वेग दिया हुआ है 339, उसके बाद फिर तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 1.5, आवृत्ति निकाल रहा है। तो यानी कि इसको देखिए कि आप इसका दशमलव को हटाइए, दशमलव को हटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा, यानी कि ये जो दिया हुआ था आपका शायद सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए सबसे पहले 100 से आप भाग दीजिए, उसके बाद आप इसका दशमलव को हटाइए, आपका कितना एक शून्य और आ जाएगा। तो और अब इसको हल कीजिए, 3 बार में इसको कटाइए। ठीक है, 3 बार में 133 कट जाएगा, उसके बाद 3 से इसको कटाइएगा, 5 बार में 5 हो जाएगा, उसके बाद 5 से इसको नीचे वाले को कटाइए, यानी 200 बार में कट जाएगा, यानी कि 113 गुना 200 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 22,600 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। 15 केजी का पिंड है और त्वरण आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो 15 गुना 5 कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 15 न्यू, आपका कितना हो जाएगा 75 न्यूटन। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर क्या हो जाएगा 1/6 आ जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। कि निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त है। तो देखिए ये एक सवाल हो गया, और इसी शिफ्ट में दूसरा सवाल पूछा गया था, शुरू से तीसरा आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट है, तो यानी क्या है, छोटा है, बड़ा है, शून्य है, क्या है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पूरे आवर्त को देख लेते हैं कि किस आवर्त को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले कि आवर्त के नाम, फर्स्ट आवर्त जो होता है जिसमें कि 2 तत्व होता है उसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है, यानी कि सबसे छोटा आवर्त कहा जाता है। और सेकंड आवर्त जो होता है जिसमें कि 8 तत्व होता है उसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। ठीक, यानी कि छोटा आवर्त। और थर्ड में भी 8 ही होता है तो इसको भी शॉर्ट पीरियड कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि छोटा आवर्त। और उसके बाद फिर चौथा जो और पांचवा होता है इसमें 18 तत्व होता है, इसको लॉन्ग या बिग पीरियड कहा जाएगा, यानी कि लंबा आवर्त कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सातवां और छठा जो होता है ये लॉन्गेस्ट होता है, यह इसी को बिगेस्ट कहा जाता है, यानी कि सबसे लंबा और सबसे बड़ा भी कह सकते हैं, यानी कि सबसे लंबा या सबसे बड़ा। ठीक, तो इसी प्रकार आप देखिए कि अब क्वेश्चन को हल कीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कि देखिए कि निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त है। सबसे बड़ा आवर्त क्या, देखिए छठा या तो सातवां। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2, 8, 1 दिया हुआ है,
और 6 दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए कि शुरू से तीसरा आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में है। शुरू से तीसरा वाला देखिए यह शॉर्ट है यानी कि छोटा आवर्त। अब देखिए कि आपका आंसर यहाँ क्या लिया है, तो आंसर देखिए कि दिया हुआ एकल आवर्त, एकल आवर्त तो नहीं है, लंबा आवर्त वो भी नहीं है, शून्य आवर्त नहीं है, छोटा आवर्त है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा आवर्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, एक कार स्थिर अवस्था से शुरू होती है और 30 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड की स्थिर त्वरण के साथ चलती है। ब्रेक लगाए जाते हैं और कार एक स्थिर अवस्था में आने के लिए 60 सेकंड लेती है। प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक जब इसकी अधिकतम गति की आधी हो जाती है तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, यानी अधिकतम गति पहले हम लोग को निकालना है, उसका जब आधा गति हो जाता है तब उसको तय करने में कितना दूरी तय किया गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं कि प्रारंभिक गति दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अधिकतम गति हम लोग को निकालना ही है, विस्थापन निकालना ही है। ठीक है, उसके बाद समय आपको दिया हुआ था 30 सेकंड में, जो है मतलब आपको बोला गया था 30 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेती है, 30 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद त्वरण आपका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले अंतिम वेग निकालिए। अंतिम वेग यानी कि अधिकतम वेग क्या था, तो त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग निकालने के लिए यानी कि भी, अब प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, त्वरण आपका 2 दिया हुआ है, कितना सेकंड में ये कारनामा हो रहा है, तो ये हो रहा है 30 सेकंड में। ठीक, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 30 दूना 60, यानी कि 60 मीटर पर सेकंड अधिकतम गति निकल गया। अब आधी गति से देखना है कि कितना दूरी तय किया, तो आधा गति कितना होता है 60 का 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए कि अब भी हम लोग को 30 मीटर पर सेकंड रख के अब निकालना है कि कितना दूरी तय किया, तो गति के तीसरे नियम से भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस यही तो विस्थापन हम लोग को निकालना है। तो यानी कि भी स्क्वायर, भी आपको आधा गति लेना है, तो यानी कि 30 मीटर पर सेकंड लेना है, 30 का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद भी स्क्वायर हो गया बराबर यू स्क्वायर 0 मीटर पर सेकंड, चूंकि प्रारंभिक वेग तो 0 था। उसके बाद प्लस 2as, तो यानी 2 और a का मान दिया हुआ है त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद s यानी विस्थापन निकालना है। तो इधर देखिए कि 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900 हो जाएगा। उसके बाद फिर 0, यहाँ तो ये 0 हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद 2 दूना 4, 4 से अगर यदि ये 900 को कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 225, यानी कि विस्थापन कितना आ गया 225 मीटर। एक लेंस की पावर 2.5 डायप्टर है, उस लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी, तो देखिए पावर बराबर क्या होता है 1/f होता है, 1/ फोकल लंबाई। ठीक, लेकिन फोकल लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पावर आपका दिया हुआ है 2.5 बराबर 1/f, एफ हम लोग को निकालना है। तो देखिए 2.5 को यहाँ नीचे ले आइए, यानी कि 1/2.5, पॉइंट हटाइएगा ऊपर 10 चला जाएगा। अब इसको हल करने के लिए क्या कीजिए, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, तो यानी कि 10 चौक 40 हो जाएगा और 25 चौके 100 आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएगा नीचे में, तो यानी कि 2 अंक के बाद शून्य लग जाना चाहिए। जैसे कि ये इसको गुना करने के बाद आपका 40 आया था, नीचे 100 आया था, तो ऐसे भी या तो एक शून्य कटा दीजिए, उसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, यानी कि 0.4 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश कर दीजिए, 12 गुना 5, 12 पंचे 60 जूल हो जाएगा। उसके बाद 50 केजी के भार का एक लड़का 42 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति बराबर कार्य बटे समय हो जाएगा। उसके बाद आप इसको पुट कर लीजिएगा। अगला देखिए कि डॉट समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो डी ब्लॉक तत्व 3 से 12 वाला जो समूह होता है उसको डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तो अब हम लोग जान जाते हैं कि कौन कौन से ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि 1 और 2 वाले को एस ब्लॉक कहा जाता है। उसके बाद 3 और 12 वाले को डी ब्लॉक कहा गया, 3 से 12 तक वाला। और उसके बाद
13 से 18 वाले को पी ब्लॉक कहा जाता है, और आवर्त सारणी में जो नीचे होता है उसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जा सकता है? यानी कि धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया हुआ तो अब क्या बनेगा? लवण और पानी बनता है, यानी कि जल बनता है। तो देखिए धातु ऑक्साइड NaOH ले लिए, ठीक है, सोडियम धातु है, उसके बाद ऑक्साइड OH लिए, उसके बाद देखिए अम्ल के साथ यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराने के बाद NaCl बना। क्यों? क्योंकि देखिए कि ये सोडियम जो होता है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल होता है, या इसको क्या किया? विस्थापित कर दिया। ठीक है, विस्थापित करके बना लिया क्या? NaCl बना लिया। उसके बाद इस हाइड्रोजन को भी OH के साथ जगह दे दिया, यानी कि H2O बन गया। तो देखिए वही न बना कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, लवण NaCl लवण होता है, उसके बाद पानी बना। अगर यदि आपको पूछा जाता कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये दोहरे विस्थापन की अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए कि इसको हाइड्रोजन को जो विस्थापित किया तो लेकिन इसको भी ऑक्सीजन के साथ जगह दिया। ठीक, अगला देखिए 1 बिलियन में पानी के 320 ग्राम मात्रा में नमक की मात्रा 42 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो सांद्रता बराबर क्या होता है? मिलाई गई मात्रा बटे टोटल गुना 100 कर दीजिए, आपका विलयन की सांद्रता निकल जाएगा। निम्न में से किस तत्व का आयन का आकार सबसे बड़ा है? यहाँ पे आयन का आकार पूछा गया, आयनन विभव नहीं पूछा गया। आयन जो होता है वह आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयन का आकार घटता है और ऊपर से नीचे आने पर आयन का आकार बढ़ता है। जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ती है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल रहता है, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी कारण जो होता है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार कैसे बढ़ता है? क्योंकि उसमें होता है कि सेल की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे अगर यदि लिथियम लिया जाए तो लिथियम में 2 सेल होगा, उसके बाद सोडियम लिया जाए तो उसमें 3 सेल हो जाता है। तो इसी कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि आपका आयन का आकार, तो वही सेम रूल लग जाएगा। तो यहाँ देखिए कि जैसे कि फास्फोरस, फास्फोरस में क्या हो गया? फास्फोरस में 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। चूँकि 17 प्रोटॉन है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसका आकार थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ऑर्गन, ये तो पूरा अस्थायित्व है, यानी कि इसका आकार और छोटा हो जाएगा। सल्फर, इसका आकार प्रोटॉन की संख्या 16 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, तो फास्फोरस की तुलना में भी तो यह तो छोटा होगा। लेकिन वही अगर यदि हम लोग आयनन विभव के बारे में जाने तो इसमें हम लोग का आंसर क्या आ गया? इसमें आ जाएगा फास्फोरस आ जाएगा। ठीक, अगर यदि आयनन विभव के बारे में कुछ जाने तो देखिए आयनन विभव क्या होता है? किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को आयनन विभव कहा जाता है। यानी कि अगर यदि मान लिया जाए कि ऑर्गन है, ऑर्गन का बाह्यतम कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर यदि हम उससे कुछ इलेक्ट्रॉन लेना चाहे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होगी, तभी वह एक इलेक्ट्रॉन देगा, अन्यथा वह इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, क्योंकि वह अपने आप को स्थायित्व प्रदान कर चुका है। तो इससे यह पता चलता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, क्योंकि सभी अपने आप को अस्थायित्व बना रहना चाहता है। जैसे आर्गन हुआ, आर्गन से पहले क्लोरीन, क्लोरीन से अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहे तो आर्गन की तुलना में हमको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वह एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन आर्गन नहीं देना चाहेगा। तो वही हो गया कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। ठीक है, अगला देखिए कि चांदी का घनत्व 10.8 गुना 10⁻³ kg मीटर क्यू है तथा पानी का घनत्व 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यू है। तो चांदी का सापेक्ष घनत्व ज्ञात कीजिए। सापेक्ष घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व 10.8 गुना 10⁻³ kg मीटर प्रति क्यू है, और उसके बाद फिर देखिए कि पानी का घनत्व तो 10⁻³ kg मीटर प्रति क्यू है, तो ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ आपका क्या बच गया? 10.8 बच गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है
कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्किन का पूछा जाता तो CnH2n हो जाता, एल्केन का CnH2n-2 हो जाता। अगर यदि एल्काइन का बात किया जाए तो यह त्रिबंध होता है, एल्किन द्विबंध होता है और एल्केन एकल बंध होता है। त्रिबंध और द्विबंध वाला को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और एकल बंध वाला को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगला देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अगला, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें कितनी ऊर्जा होती है, तो ऊंचाई के साथ ऊर्जा पूछा गया है, mgh लगा दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी आपका आ जाएगा 784। उसके बाद फिर जूल में उसको आंसर दीजिएगा। 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में डॉट मोल होते हैं, तो मोल की संख्या बराबर तत्व का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए। तो तत्व का द्रव्यमान ग्राम में आपको दिया हुआ है 220 ग्राम दिया हुआ है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान आप निकाल लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। सी यानी कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया और ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कि 32 और 12 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 44 म्यू हो जाएगा। उसी को अगर यदि ग्राम में बदलिएगा तो 44 ग्राम ही लिखा जाता है। तब मोल की संख्या बराबर क्या होता है, तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, जो कि 220 ग्राम दिया हुआ है, ऊपर में लिख लीजिए। उसके बाद फिर तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, उसको नीचे लिख दीजिए। अब इसमें भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी मोल की संख्या 5 आ गई। इस प्रकार हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।